हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2020 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर है हमारा यह वीडियो, और इस वीडियो को आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हर साल विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को, यानी कि कल ही श्रावण पूर्णिमा थी और यह दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रावण पूर्णिमा प्रति वर्ष मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। और इस दिवस को ध्यान में रखते हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर किस विषय के साथ आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया? तो हमारी आकाशवाणी की ओर से बहुजन भाषा संस्कृत भाषा इस नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और विश्व संस्कृत दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो संस्कृत के पुनरुद्धार और रख रखाव को बढ़ावा देने हेतु प्रति वर्ष श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है संस्कृत दिवस, और इस साल 3 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा थी तो 3 अगस्त को यह दिवस मनाया गया। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला कब किया? तो वर्ष 1969 से प्रति वर्ष यह दिवस मनाया जाता है, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। लेकिन जब बात करते हैं हमारे भारत के प्राचीन संस्कृत भाषा के, तो आपने भी हमारे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, वो हमारे 4 जो हिंदू शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ है वो भी संस्कृत भाषा में है। तो हमें संस्कृत भाषा के बारे में और भी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए कि यह दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है, और संस्कृत भाषा गुजराती, हिंदी ऐसी भाषाओं से मिलती जुलती है। और संस्कृत एक पुरानी इंडो आर्य भाषा है, और इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 साल पहले भारत में ही हुई थी। तो यह फैक्ट भी आप याद रख लीजिए। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ कहां हुआ? एक मास्क अनेक जिंदगी नामक इस जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ है मध्य प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और यहां मैं आपको इमेज के जरिए समझाना चाहूंगा। तो पहले तो यहां आप इमेज में देखिए कि एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, और वो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2020 तक चलेगा। और इसे लॉन्च किसने किया है? वहां के एक कैबिनेट मंत्री है भूपेंद्र सिंह, उन्होंने इस अभियान को लॉन्च किया। तो एक और क्वेश्चन बन गया, एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसने किया है? मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस अभियान को लॉन्च किया है। और कब तक चलाया जाएगा? 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। और इसलिए आपको जो होर्डिंग्स होते हैं वो भी बहुत ध्यान से देखने होंगे, क्योंकि उनमें से भी आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। और इसलिए मैं यहाँ ज्यादा से ज्यादा इमेजेस आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, और इसे मैं एक स्पेशल शब्द कहता हूँ, एजुकेशनल कोरियोग्राफी। क्योंकि फिल्म की कोई भी स्टोरी है तो आपको अच्छी तरह याद रह जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि आपके सामने ज्यादा से ज्यादा ऐसे इफेक्टिव इमेजेस दृश्य डाले जाते हैं। तो यहाँ
हम एजुकेशनल कोरियोग्राफी की दृष्टि से बेस्ट बनाने का प्रयास करते हैं। ओके दोस्तों, तो एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के बारे में भी कुछ जान ले। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है कि कोई भी व्यक्ति मास्क दान कर सकते हैं और इसके लिए या तो मास्क देना पड़ेगा या मास्क के पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें दान मास्क या धन के रूप में भी किया जा सकता है। और यहाँ एक मास्क अनेक जिंदगी, और इस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सुर्खियों में था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। आनंदीबेन पटेल को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश का राज्यपाल हाल ही में नियुक्त किया। और आपको भी पता है कि हमारे लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, एकाएक देहांत हो गया और बाद में राज्यपाल का पद रिक्त हो गया, और इसीलिए राष्ट्रपति ने आनंदीबेन पटेल जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है उसे नियुक्त किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में हर साल फ्रेंडशिप डे कब मनाया जाता है। हम भारत की बात करते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे प्रति वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन भारत में प्रति वर्ष फ्रेंडशिप डे अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगस्त के पहले रविवार को भारत देश में हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, और इसी साल फ्रेंडशिप डे मनाया गया रविवार को। तो इनसे जुड़ी हुई यह बात भी याद रख लीजिए कि दुनिया में यूं तो फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन भारत में इसे अगस्त महीने के पहले रविवार को सेलिब्रेट प्रति वर्ष किया जाता है। और फ्रेंडशिप डे की बात आती है तो हम बात करते हैं 30 जुलाई वाले ये वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे की। उनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर्वप्रथम मित्रता दिवस कब आयोजित किया गया था। 1958 को। और पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस यानी कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के किस देश में मनाया गया था। तो पराग्वे देश में पहली बार यह इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया गया था। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डॉक्टर रामन आर्टिमियो ब्रेको द्वारा। और 30 जुलाई को हर साल पराग्वे में मैत्री दिवस के रूप में ईमानदारी से मनाया जाता है, और इसे कई अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया है। लेकिन भारत की बात करें तो प्रति वर्ष यह फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है अगस्त के पहले रविवार को। चौथा क्वेश्चन, इस साल यानी कि 2020 में हिंदुस्तानी राखी अभियान किसने चलाया है। हमने रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धामधूम से मनाया। भाई बहन का पवित्र त्योहार, चाहे कोई भी धर्म है, लेकिन यहाँ सभी लोग यह बंधन से जुड़े हुए होते हैं। और हमने जब यह हिंदुस्तानी राखी अभियान चलाया तो हमारे देश को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। और इसीलिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस साल 2020 में हिंदुस्तानी राखी अभियान किसने चलाया है। इस साल CAIT यानी कि कैट नामक एक एजेंसी ने इस साल हिंदुस्तानी राखी अभियान चलाया है। तो कैट का पूरा नाम क्या होता है। तो यह संगठन का नाम है। कैट का पूरा नाम कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। यहां पर भी आप ऑफिशियल लोगो देख सकते हैं। कैट का पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। और इसी संगठन ने हाल ही में यह राखी अभियान चलाया। और कैट यह एक व्यापारियों का संगठन है। तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हिंदुस्तानी राखी अभियान से चीन को कितने करोड़ रुपए की चपत लगी। ओह, करीब 4000 करोड़ रुपए की चपत लगी है चीन देश को, क्योंकि कैट के अनुसार भारत में हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर करीब 6000 करोड़ रुपए की राखियों का कारोबार होता था, लेकिन यहां मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया और इस कैट ने जो एक अभियान चलाया और हमारे भारत देश को तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है।
और कैट संगठन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी 5000 राखियां भेजी थी जो सीमा पर तैनात जवानों तक पहुंचाई जाएगी। और कैट से करीब कितने ट्रेड एसोसिएशन जुड़े हैं? 40,000 ट्रेड एसोसिएशन कैट से जुड़े हुए हैं। और देश भर में कैट के कितने सदस्य हैं? तकरीबन 7 करोड़ कैट के देश में सदस्य है। तो यह फैक्ट भी आप याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और यहां मैं आपके सामने 13 क्वेश्चन ही नहीं रख रहा हूं, लेकिन 13 ऐसी बड़ी घटना रख रहा हूं जिनमें से आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। और इसीलिए यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना ही चाहिए। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष कंपनी के कैप्सूल में सवार होकर नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरे? ऐसा पहली बार 45 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री उन्होंने इस कैप्सूल के जरिए सीधा समुद्र में लैंड किया हो। और इस निजी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है स्पेस एक्स, जो अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। और उनके कैप्सूल में सवार होकर नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने सीधा लैंड किया है समुद्र में। और यहां आप देख सकते हैं इन दोनों साइंटिस्ट को। तो देखो, स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू कैप्सूल 2 अगस्त को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया और फ्लोरिडा तट से कुछ किमी की दूरी पर कैप्सूल ने समुद्र में सफल लैंडिंग की। और नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने यह पहली बार 45 साल के इतिहास में यह लैंडिंग सफलतापूर्वक की। और इन दोनों साइंटिस्ट के नाम है बॉब बेकेन, जो 49 साल के हैं, और डगलस हर्ली, जो 53 साल के हैं। और यहां बात करते हैं एक निजी स्पेस एजेंसी की इस सफलता की। तो अमेरिका ने 45 वर्ष में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे समुद्र में उतारा है। और यहां आप इस कैप्सूल को देख सकते हैं, इसके जरिए सफल लैंडिंग की है। लेकिन यह कामयाबी हासिल की है स्पेस एक्स नामक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जो एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो स्पेस एक्स की स्थापना एलोन मस्क द्वारा 6 मई 2002 को की गई थी। और इस स्पेस एक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष परिवहन की लागत कम करना तथा मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करने हेतु स्पेस एक्स की स्थापना की गई है। 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, इस व्यक्ति का नाम है ली तेंग हुई, जिसका हाल ही में निधन हो गया। वो ताइवान देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ताइवान देश। तो इस व्यक्ति से जुड़े और भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। वो क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं कि ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई ने कब तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? 1988 से लेकर 2000 तक उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और ली तेंग हुई किसके निधन के बाद राष्ट्रपति बने थे? चियांग चिंगकू के निधन के बाद। और ताइवान के लोकतंत्र का जनक किसको माना जाता है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी ली तेंग हुई को माना जाता है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और यहां हम बात करते हैं ताइवान देश की। तो ताइवान से जुड़ा हुआ एक और भी इतिहास बन गया है कि हाल ही में त्साई इंग वेन को किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत मिली? तो ताइवान देश के यह राष्ट्रपति चुनाव में त्साई इंग वेन को भारी मतों से जीत मिली है। और वो ऐसी महिला बन गई है जिनके नाम एक इतिहास भी बन गया कि ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन। तो ताइवान में पहली बार किसी महिला नेता को दूसरे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत से चुना गया। यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए किसी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया हो, ऐसा ताइवान के इतिहास में पहली बार बना है। और ताइवान की कैपिटल का नाम क्या है? ताइपेई। यहां आप देख सकते हैं ताइवान, जिसकी कैपिटल का नाम है ताइपेई। और ताइवान की राष्ट्रपति कौन है? त्साई इंग वेन। और ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। तो इतने फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड
हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। और जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड क्यों मिला? सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए इस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। और 66वें स्कॉच 2020 प्रतियोगिता किस नाम से आयोजित की गई थी? तो इस प्रतियोगिता का टाइटल रखा गया था इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। इस टाइटल से यह 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अवार्ड जीता है। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, अर्जुन मुंडा हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के वर्तमान मंत्री है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का चौथा संस्करण किसके द्वारा आयोजित किया गया? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 जो इस साल का चौथा संस्करण था वो आयोजित किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। और MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में नई शिक्षा नीति भी लागू हो गई है, तो शिक्षा मंत्रालय उन्होंने इस इवेंट का आयोजन किया। तो देखो, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का यह चौथा संस्करण था और इसका आयोजन देश के युवाओं को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है। और यहां आप देख सकते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 जिसका यहां आप ऑफिशियल लोगो भी देख सकते हैं। तो इसको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी सम्मानित यहां संबोधित किया है। और आयोजन कब किया गया? 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त 2020 के बीच, यानी कि 3 दिन के लिए यह आयोजित हुआ। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विद्यार्थियों को जीवन में किस 3 चीजें कभी बंद न करने का जिक्र किया? तो यह 3 चीजें हैं, सीखना, जिज्ञासा व्यक्त करना और तीसरा समाधान करना। उन्होंने अपने जीवन में कभी इन 3 चीजों को बंद न करने का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और नई शिक्षा नीति से इसे ध्यान में रखा गया है और यह ज्ञान की सदी है। तो हमारे इस वीडियो को देखकर आपके ज्ञान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में कमल रानी वरुण का निधन हो गया। वे किस राज्य की कैबिनेट मंत्री थी? कमल रानी वरुण वो निधन हो गया, वो उत्तर प्रदेश की एक कैबिनेट मंत्री थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो यहां आप पहले तो इमेज में देखिए और यहां क्या लिखा है, यूपी की कैबिनेट मंत्री कोरोना से मौत, जिसका नाम है कमल रानी वरुण। कमल रानी वरुण 62 वर्ष की थी और लखनऊ के PGI अस्पताल में कोविड का उपचार करा रही थी, लेकिन हाल ही में इसका निधन हो गया है। और घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमला रानी वरुण योगी आदित्यनाथ सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। कौन से पद पर थी? तकनीकी शिक्षा मंत्री पद पर थी यह कमला रानी वरुण, जिसका कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई यह योजना पिछले सप्ताह ही करंट अफेयर में थी कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ और लखनऊ को नवाबों का नगर भी कहा जाता है। तो याद रखो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। और ताज नगरी बोले तो आगरा में पहला वैक्स म्यूजियम भी बनाया गया है। और यहाँ आप मैप में देख सकते हैं आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश और राम मंदिर को लेकर हाल ही में सुर्खियों में है और बड़ी घटना यहां आकार लेने वाली है। तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान लेना चाहिए। 10वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धीरन चिन्ना मल्लाई
की पुण्यतिथि किसने मनाई? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, यह महान क्रांतिकारी जिसका नाम है धीरन चिन्ना मलाई, और इस क्रांतिकारी की हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने पुण्यतिथि मनाई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। और यहां इस क्रांतिकारी की बात करें तो धीरन चिन्ना मलाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और गिरफ्तार हुए। उन्हें वर्ष 1805 में 2 अगस्त के दिन अपने भाइयों के साथ सलेम के निकट संकागिरी किले में फांसी दी गई थी, और इसीलिए हाल ही में तमिलनाडु ने इस क्रांतिकारी को याद किया। कम से कम आपको इतना तो याद रखना ही चाहिए कि तमिलनाडु का संबंध इस धीरन चिन्ना मलाई से है। वो एक बड़े ही क्रांतिकारी थे, और हमारे भारत के पोस्टल डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक डाक टिकट भी जारी किया था 2005 में। यह बात भी याद रख लीजिए। और बात करते हैं तमिलनाडु की, तो यहां आप मैप में देख सकते हैं, हमारे दक्षिण में स्थित है यह तमिलनाडु, और तमिलनाडु 3 स्टेट से घिरा हुआ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु की कैपिटल का नाम है चेन्नई। तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है इडप्पाडी के पलानीसामी। और तमिलनाडु का प्रमुख भोजन क्या है? चावल। तमिलनाडु का लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। तो मीनाक्षी मंदिर का मुख्य आकर्षण ऊंचे गोपुरम है, वो मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mPay.me किसने लॉन्च किया? तो पहले तो आप इस यूपीआई का पूरा नाम पढ़िए। यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और हाल ही में मोबीक्विक नामक एक डिजिटल वॉलेट ने mPay.me नामक एक लिंक को शेयर किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोबीक्विक। तो देखो, डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक ने mPay.me नामक एक नई यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है, जो यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। आप चाहे तो गूगल पे या तो फोन पे के जरिए भी इस मोबीक्विक वॉलेट का यूज कर सकते हैं। और mPay.me का इस्तेमाल कर बनाया गया सिंगल लिंक पे पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए कहीं भी साझा किया जा सकता है, जो मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी काम करेगा। तो इसी तरह का कदम उठाया है मोबीक्विक नामक इस डिजिटल वॉलेट ने। तो मोबीक्विक की वर्तमान सीईओ कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, बिपिन प्रीत सिंह मोबीक्विक के सीईओ। मोबीक्विक का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है, और मोबीक्विक की स्थापना अप्रैल 2009 में हुई। और मोबीक्विक के स्थापक कौन है? तो एक तो बिपिन प्रीत सिंह और उपासना ताकू, दोनों ने मिलकर इस मोबीक्विक नामक डिजिटल वॉलेट की स्थापना की थी। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वाड देशों का 4 देशों का समूह है, और उनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों, यह 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन आप इस मैप के जरिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं कि क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, यह तो है मैप अमेरिका का, और यहां पर ऑप्शन है कनाडा। तो कनाडा क्वाड देशों के समूह में शामिल नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। और आपको अब पता चल गया कि क्वाड जो 4 देशों का समूह है और हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा। तो देखो, क्वाड दरअसल 4 देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक समूह है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, कानून का पालन सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को रोकने के लिए इस देशों ने हाथ मिलाया है। और इसीलिए आपको याद रखना है, इस 4 देशों ने जब हाथ मिलाया है तो भारत की सुरक्षा और चीन देश की जो अतिक्रमण की यह बात है उस पर रोक लगा दी जा सकेगी। और क्वाड देशों में एक 5 आइज जो 5 देशों का समूह है, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है। तो देखो, इसमें 5 आइज समूह के देशों की भी मदद मिली है। तो 5 आइज समूह में कौन कौन से 5 देश है? तो देखो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका इस 5 आइज में शामिल है। 13वां क्वेश्चन,
हाल ही में फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? तो एक F1 यानी कि फॉर्मूला रेस है और इसका नाम है ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020, जो जीत ली है बहुत ही जाने माने एक रेसर लुइस हैमिल्टन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने इस F1 यानी कि फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। तो मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली है और इस फॉर्मूला 1 रेस में मैक्स एफस्टेपन जो रेड बुल से है वो दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि चार्ल्स लेक्लेर वो फेरारी से है और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। और फॉर्मूला 1 रेस के इस सीजन में हैमिल्टन की यह तीसरी जीत है। दोस्तों याद रखो, हैमिल्टन ने F1 की यह तीसरी जो प्रतियोगिता है और उसमें भी चैंपियन बन गए हैं लुइस हैमिल्टन। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस नदी के पानी में अमोनिया के उच्च स्तर का पता चला है, और उच्च स्तर कितना है? लगभग 3 पार्ट पर मिलियन। यानी कि कोई भी सजीवों के लिए यह पानी में जिंदा रहना एक खतरे की घंटी है और यह अमोनिया का ज्यादा परिमाण पाया गया है यमुना रिवर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यमुना। और इस क्वेश्चन के सही आंसर देने वाले हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड है। उनमें से है आद्या पटेल जो गुजरात के सुरेंद्रनगर से बिलोंग करती है, राठौड़ अंजलि वो वडोदरा से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। वनकर नितिन कुमार अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। तो पार्वती भगत उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है और वो हमारे साथ पहली बार जुड़ चुकी है। तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है अल्केश राठौड़, हर्ष अंतानी सूरत से, बहुत ही अच्छा आंसर। चेतन वाघ उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। विकास कुमार जलगोविंद चाक हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। रणजीत सिंह वाघेला, मनोज राठौड़, कन्हैया लाल और आमिर खान पठान, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हमारे और भी कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से मुकेश कुकड़िया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया यमुना। और यमुना के तट पर बसा हुआ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, बहुत ही बढ़िया। प्रियंक चौधरी उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। गोस्वामी सृष्टि राजकुमार गोंड वो यूपी से है, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत से दिनों से आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते हैं, धन्यवाद आपका। सौम्या पटेल यमुना नदी राइट आंसर। और सुरेश शियाल उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा शहर आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी बना? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको भी पता है कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, लेकिन आंध्र प्रदेश की न्यायिक कैपिटल कौन सा शहर बना है? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर लिखना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों मैं आपसे 1 मिनट का वक्त मांग रहा हूं, क्योंकि 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब यह वीडियो बनकर तैयार होता है तो मैं आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।